नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी सक्सेस पॉइंट जोधपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की ये सीडीपी की क्लास आगामी सीटेट एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्मोद का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया जिसमें इसने अपनी 5 आवश्यकताएं बताई। पहली आवश्यकता है वो है अपनी दैहिक आवश्यकता। सबसे पहले अपनी आवश्यकता है वो दैहिक आवश्यकता, यानी शारीरिक आवश्यकता होती है सबसे पहले अपने। दैहिक आवश्यकता में जैसे भूख है, प्यास है, ये सब दैहिक आवश्यकता के अंतर्गत आती है। दूसरी है वो है सुरक्षा से संबंधित, सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी है वो है आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। और चौथी है सम्मान की आवश्यकता। और अंतिम आवश्यकता इन्होंने बताई आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ये 5 आवश्यकताएं मास्लो ने अपने सिद्धांत आवश्यकता के सिद्धांत में बताई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या कर रही है? सीखने का आंकलन, सीखने के रूप में आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, सीखने के समय का आंकलन। साथियों, इस सवाल से पहले अपन ये जान लेते हैं कि ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट कितने रूप के हैं, कैसे हैं, उसके बाद इस सवाल पे आते हैं। पहले आप देखिए कि असाइनमेंट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले है असाइनमेंट फॉर लर्निंग, असाइनमेंट एज लर्निंग और असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। अपन देखते हैं असाइनमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। असाइनमेंट फॉर लर्निंग, असाइनमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है? देखो, असाइनमेंट फॉर लर्निंग है ये मतलब शिक्षण जो कार्य किया जाता है उससे पहले या शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है, वो होता है असाइनमेंट फॉर लर्निंग। ये एक फॉर्मेटिव असाइनमेंट का प्रकार है, फॉर्मेटिव असाइनमेंट का प्रकार है, फॉर्मेटिव असाइनमेंट का एक प्रकार है वो असाइनमेंट फॉर लर्निंग है। ये फॉर्मेटिव असाइनमेंट का एक प्रकार होगा। सेकंड देखते हैं अपन असाइनमेंट ऑफ लर्निंग। अगर असाइनमेंट ऑफ आ जाए मतलब सीखने का आंकलन, ये था सीखने के लिए आंकलन, अब है सीखने का आंकलन। सीखने का आंकलन होगा ये तो होगा समेटिव असाइनमेंट। कैसा होगा? समेटिव मतलब योगात्मक आंकलन होगा ये, ठीक है, समेटिव असाइनमेंट होगा। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूर्ण होने के बाद जो आंकलन किया जाता है वो असाइनमेंट ऑफ लर्निंग होगा। असाइनमेंट ऑफ लर्निंग है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूर्ण होने के बाद किया जाता है। जैसे अपने ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं वो असाइनमेंट ऑफ लर्निंग का एक पार्ट है। और थर्ड है असाइनमेंट एज लर्निंग। असाइनमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग का मतलब है कि उसमें जो शिक्षार्थी होते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो आपस में जब स्वयं एक दूसरे से सवाल पूछते हैं तो वो असाइनमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अपने इस सवाल पर। सवाल में यही सेम चीज़ें दी हुई थी कि एक शिक्षक कक्षा की कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या करता है? तो वह क्या करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाइनमेंट फॉर लर्निंग। असाइनमेंट फॉर लर्निंग मतलब वो सीखने के लिए आंकलन कर रहा है। ये तीनों चीज़ें अपन की। असाइनमेंट ऑफ लर्निंग मतलब जब अपन किसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो पूर्ण हो जाती है उसके बाद किया जाता है तो वो ऑफ लर्निंग है। एज लर्निंग मतलब स्टूडेंट आपस में जो पूछ के सीखते हैं वो असाइनमेंट एज लर्निंग है। और असाइनमेंट फॉर लर्निंग है वो असाइनमेंट फॉर लर्निंग एक फॉर्मेटिव असाइनमेंट है। ये शिक्षण कार्य से पहले या शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है, वो असाइनमेंट फॉर लर्निंग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? फर्स्ट, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत है, प्रजातंत्र का तो स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक बात है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका आकर्षण या संवर्धन करना चाहिए। अंतर्निहित तो होती है, नहीं वाला तो हो ही नहीं सकता है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, न कि सुनना चाहिए। ये भी गलत है। इसका मतलब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। जॉन डीवी थे, जॉन डीवी के बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कि जॉन डीवी कौन थे। जॉन डीवी ने क्या सिद्धांत दिया और देखिए, जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय प्रणाली बताई, शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया था जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया, त्रिपोलर बताने वाले जॉन डीवी थे, त्रिध्रुवीय बताने वाले, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और पाठ्यक्रम। टीचर है वो एक स्वतंत्र चर था, इसमें टीचर एक स्वतंत्र चर है, टीचर है वो एक स्वतंत्र चर माना गया है। और स्टूडेंट है वो आश्रित चर है, जो टीचर पर आश्रित रहता है। और जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो उनको मध्यस्थ बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूल प्रवृत्तियों को
14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ट्रेवल, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फुटवर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मैकडूगल ने। आप सभी जानते हैं कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, जिसमें उन्होंने संवेग और उसकी मूल प्रवृत्तियां 14 बताई। जैसे डर एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति फ्लाइन होती है, आश्चर्य एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती है। उस प्रकार उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। इस कारण मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सन्निहित, एक दूसरे से मिले हुए हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से आपस में कोरिलेटेड है, सन्निहित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी उपस्थित हो, तो वो कौन सी है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। अब समझिए, मापनियाँ 4 बता दी। सबसे पहली मापनी है वो है, पहले सवाल को छोड़िए, पहले अपन जानते हैं कि नामित मापनी होती क्या है। नामित मापनी मतलब है किसी का गुण या विशेषता बताना, मतलब उसका माप बताना। एग्जांपल जैसे कि मोबाइल नंबर है, तो ये क्या है, एक नामित मापनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरी है क्रम सूचक मापनी। क्रम सूचक मापनी का मतलब क्या है, क्रम बताना, सीक्वेंस बताना। जैसे 1 2 3 ये एक सीक्वेंस है, तो ये क्रम सूचक मापनी। अंतराल मापनी में क्या होता है, मतलब फिक्स अंतराल के बाद कोई चीज़ का दोहरान होता है। जैसे जनगणना है, वो 10 वर्षों के बाद होती है, तो ये अंतराल मापनी। और अनुपात मापनी में क्या होता है, जैसे अपने क्वेश्चन पेपर में बुकलेट में 150 या 150 क्वेश्चन है, और उसमें से अपन को 90 क्वेश्चन करेंगे तो 60% बनेगा। अगर अपन ने 89 किए हैं तो कुछ कम रह गई, तो ये क्या है, एक अनुपात मापनी, अनुपात को दर्शाया जाता है। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, मतलब अपन को 90 नंबर लेके आएंगे, 90 सवाल सही करेंगे तो अपने 60% बनेंगे, वो सर्टिफिकेट आएगा। अन्यथा 1 नंबर कम यानी 89 आए तो भी वो अपने परम शून्य यानी पूरा शून्य हो जाएगा। अगर 1 नंबर भी कम पड़ा तो वो पूरा शून्य यानी शून्य हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर 90 है तो आपके 60% बनेंगे तो अपने सर्टिफिकेट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ये क्या है, एक अनुपात मापनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब परम शून्य होना, ये तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेशियो स्केल फॉर। इसका साइड में इंग्लिश संस्करण दिया हुआ है, अगर सवाल समझ में नहीं आए तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? 4 ऑप्शन है आपके सामने, डब्ल्यू वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव और वॉटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की। किसने की? विलियम वुंट ने स्थापित की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जान देते हैं विलियम वुंट कौन थे। विलियम वुंट ने, बात है 1879 की, जर्मनी का एक शहर है लिप्जिंग, लिप्जिंग शहर है जर्मनी का, जहां इन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। जर्मनी का ये शहर है जहां सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोली, इसलिए इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को माना जाता है। और वो वर्तमान में विश्वविद्यालय है, वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, कैसी शिक्षा कहा गया है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा गया है, मतलब जो है वो समावेशी शिक्षा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उस बच्चे की बैकग्राउंड कैसा भी हो, लेकिन कक्षा के भीतर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, तो वो होता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीसी, मतलब कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो ये होता है कुल मूल्य 40% और 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 40% और 60% है। मतलब कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन है, कंटिन्यूस जो लगातार चलता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, जिसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों गतिविधियाँ आती हैं। तो इसमें जो कंटिन्यूस का भाग रहेगा वो 40% रहेगा, और जो व्यापक भाग है कॉम्प्रिहेंसिव का वो 60% रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? मतलब उन्होंने 5 जो सिद्धांत दिए उसमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ ने ये बात कही है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल रटन प्रणाली का एकदम विरोध करता है एनसीएफ। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, ये बात कभी नहीं की, बिल्कुल। बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, ये बात एनसीएफ ने बिल्कुल कही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पूछ रहा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर